हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो यूजीसी में पूछे जा चुके हैं और 2012 टू 2019 तक के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैट्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस एक ही बार में नहीं इंक्लूड किया जा सकता। तो हम लोग स्टैट्स को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि पैटर्न समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है यूजीसी में। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस इज यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ। ये जो मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस होती है इसे कैटल ने डेवलप किया था या बताया था इसको, और इनके अकॉर्डिंग जो जेनेटिक और एनवायरनमेंट, ये नेचर और नर्चर की रिसर्च से रिलेटेड है। हमारे ट्रेड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा ट्रेड जो फॉर्म होता है उसमें नेचर एंड नर्चर का दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो होता है उसका हमारे जो ट्रेड्स बनते हैं उसके ऊपर जो स्टडी है उसकी एनालिसिस के लिए मेनली ये वेरिएंस यूज़ किया जाता है, ये इस एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी बात नहीं की गई है। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी नहीं है। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही पूछा जा रहा है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात नहीं की जा रही है। हमारे ट्रेड पर नेचर और नर्चर जो है किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से इफेक्ट डालता है, उसकी एनालिसिस से रिलेटेड है। तो आंसर वुड बी डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्रॉनबेक अल्फा से रिलेटेड है। क्रॉनबेक अल्फा जो होता है वो आपकी जो स्केल के आइटम्स होते हैं उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी से रिलेटेड होता है। अगर आपने कोई आइटम बनाया अपनी स्केल का तो उसमें आप क्रॉनबेक अल्फा चेक करते हैं और इसमें आप ये देखते हैं कि उसके क्रॉनबेक अल्फा कितनी है। अगर ये ज़्यादा आती है कि इसका मतलब है कि जितने भी आइटम्स हैं आपकी स्केल में वो इंटरनली कंसिस्टेंट है, एक दूसरे से अलग नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस ऐसा खास नहीं है, या बहुत ज़्यादा उसमें जो चीज़ मेजर करने के लिए बनाई गई है उससे कंसिस्टेंट ही सारे आइटम्स हैं। अगर आपकी वेरिएबिलिटी बहुत हाई है, अगर आपका क्रॉनबेक अल्फा बहुत हाई है तो इट मीन्स कि आपकी स्केल या आइटम्स बहुत अच्छे हैं, उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं होता है अगर ये हाई बहुत ज़्यादा है तो आपकी स्केल यूनिडायमेंशनल है, ऐसा नहीं है। यूनिडायमेंशनल मतलब एक ही डायमेंशन को आपकी स्केल चेक कर रही हो, ऐसा नहीं है। आपने जिस चीज़ को चेक करने के लिए रखा है अपने आइटम्स, उसमें जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो उसको बताता है ये नंबर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 50 आइटम्स की एक स्केल है और उसकी क्रॉनबेक अल्फा जो है 0.80 है, तो अगर हम इसे 2 उसमें स्प्लिट करते हैं इस स्केल को, मान लीजिए 50 आइटम्स है तो 25 आइटम्स और 25 आइटम्स। फिर अगर हम इनका कोरिलेशन निकालते हैं बिटवीन द टू हाफ्स वुड बी, तो जो वैल्यू होगी वो 80 बिल्कुल एग्जैक्ट वही तो नहीं होगी, ना ही हाफ हो जाएगी, क्योंकि अभी भी आइटम्स इंटरनली कंसिस्टेंट है। तो आपकी जो वेरिएबल जो आपका क्रॉनबेक अल्फा होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसका मतलब जो सबसे अच्छा है इन तीनों में 0.67 आंसर होगा। योर आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंटिंजेंसी टेबल से है। काई स्क्वायर में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में पहला आपका होता है इंडिपेंडेंस टेस्ट और दूसरा होता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो जो आपका इंडिपेंडेंस टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, इसमें आप कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं और उसमें रॉ एंड कॉलम होते हैं जो आपके वेरिएबल्स को रखते हैं। उसमें आपका वो होता है, इसमें आपके एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं। तो उसके बेसिस पे आप सारा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। तो काई स्क्वायर में याद रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो रॉ है, रॉ के जितने नंबर्स हैं उसमें से 1 माइनस करते हैं और जो हमारे पास कॉलम है उसमें से -1 करते हैं। तो 3 - 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा आंसर? 6। आंसर वुड बी डी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना समझ आ गया काई स्क्वायर का। और इसमें गुडनेस ऑफ फिट अगर टेस्ट होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 हो जाता है। जितना n होगा उसमें 1 को माइनस कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंटिजेंसी टेबल से है। इसमें अ सेल इन अ कंटिजेंसी टेबल हैड एन ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16 एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25। तो ये आपने अभी देखा कि इसमें सेल होता है, रो एंड कॉलम होता है। तो मान लीजिए पहला जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ऑब्जर्व्ड है 16, एक्सपेक्टेड है 25। तो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप काई स्क्वायर की वैल्यू में कितना कंट्रीब्यूशन है इस सेल का, ये एक सेल है एक वेरिएबल की मान लीजिए, तो ये सेल है, तो इसमें जो ओवरऑल काई स्क्वायर की वैल्यू होगी इस सेल का पर्टिकुलर कितना कंट्रीब्यूशन है, अगर आपको ये जानना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सट्रैक्ट 25 फ्रॉम 16, तो -9 आ जाएगा। फिर आपको इसका स्क्वायर करना है तो 81 आ जाएगा एंड देन यू हैव टू डिवाइड 81 बाई 25। 25 में आपको डिवाइड करना है 81 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.24। इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन स्क्वायर काई स्क्वायर वैल्यू में इस पर्टिकुलर सेल का रहेगा। और ये फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर के लिए। आगे जितनी भी सेल्स होंगी सब में इसी तरह से करेंगे, फिर उसको ऐड ऑन करेंगे, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे। तो कंटिजेंसी टेबल को इस तरह से बताते हैं जिसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी कंटिजेंसी टेबल से है। इसमें आपको ऑब्टेन्ड वैल्यू 20 दिया गया है और एक्सपेक्टेड वैल्यू 30 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 10 -10। फिर आप इसको स्क्वायर करेंगे, फिर आपको डिवाइड करना होगा इससे 30 से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ये वाली है, इससे डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 30। तो आंसर वुड बी ए, 3.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर बेस्ड ऑन 4 into 5 कंटिजेंसी। अभी हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, तो 4 - 1 हो जाएगा इंटू 5 - 1, तो 3 into 4 is equal to 12। योर आंसर वुड बी सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन काई स्क्वायर से ही है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, घुमाकर पूछा गया है, लेकिन है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही रिलेटेड। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, r-1 और c-1, कॉलम -1। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर उसमें 3 रोज हैं, 3 - 1, और हाउ मेनी कॉलम्स, कॉलम्स आपको नहीं पता है लेकिन आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है 6। तो ये 6 आंसर कैसे आएगा? 3 - 1 हो जाएगा 2, और c में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6 आंसर आ जाए, तो यहाँ पे c में आंसर होगा आपका, यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 4 - 1 हो जाएगा। c कॉलम्स आपके कितने होंगे? 4। 4 - 1 तो 3 हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक टीचर है, द टीचर हैड गिवन मार्क्स फॉर 50 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, फिर ही कंप्यूटेड देयर मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर टीचर ने 50 स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया है और फिर उनका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है, देन ही फाइंड की इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट है, तो उसने ग्रेस मार्क की तरह 5 मार्क्स सब कोई स्टूडेंट्स को दे दिया, सारे स्टूडेंट्स को। अगर किसी को 32 मिला है तो +5, 44 मिला है तो +5, इस तरह से सब में एक कांस्टेंट नंबर ऐड हुआ है। तो इससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा इंक्रीज मीन बाय 5। हमारा जो मीन है उस स्कोर का मीन जो है वो 5 से बढ़ जाएगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है अगर कांस्टेंट नंबर ऐड हुआ है। तो जैसे 555 ऐड हुआ है तो हमारा जो डेविएशन है मीन से वो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मीन 5% का ही एवरेज उसमें चेंज आया है, बट डेविएशन एग्जैक्ट उतना ही होगा।
डेविएशन का मतलब क्या होता है, मीन से कितना आपका स्कोर डेविएट कर रहा है, कितने जो उसमें डेटा है, जो स्कोर्स हैं वो इधर उधर वेरी कर रहे हैं, तो वो डेविएशन उसी तरह से कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर चेंज द रैंक ऑर्डर ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर नंबर 5 ऐड हो जाएंगे तो सबकी रैंक ऑर्डर भी चेंज हो जाएगी और स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा। तो बी को हटाकर आपका आंसर हो जाएगा डी। योर आंसर वुड बी डी। फिर अब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल डिजाइन का आ गया है क्वेश्चन। फैक्टोरियल डिजाइन में दो तरह से होता है, एक होता है वन वे एनोवा और एक होता है टू वे एनोवा। तो वन वे में यू हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद टू लेवल्स और टू वे में यू हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद टू लेवल्स, 3 लेवल्स भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन। तो टू वे एनोवा में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और वन वे एनोवा में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें क्या पूछा है, अगर इस तरह की डिजाइन आती है कभी भी 3x3x3, तो इसका मतलब जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं 1 2 3, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, उनके इतने लेवल्स हैं। जो हमारा फैक्टर 1 है उसमें कितने लेवल्स हैं, 3। फिर जो हमारा फैक्टर 2 है उसमें भी 3 लेवल्स हैं और फिर हमारा जो फैक्टर 3 है वो 2 लेवल्स हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि डिजाइन विद 10 सब्जेक्ट्स पर सेल, और अगर सारी सेल्स में 10-10 स्टूडेंट्स रखे जाएं तो कितने हो जाएंगे, कितने ओवरऑल हमें सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। तो 3 × 3 9 हो जाएगा, इंटू 2 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 18 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर वुड बी 180। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी सेल्स हैं, और जितनी सेल्स होंगी सब में 10 सब्जेक्ट्स रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका n पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनोवा से ही है। इन द टू वे एनोवा विद a एंड b एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये टू वे एनोवा है तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो a और b वहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो f रेशियो क्या होता है, एनोवा को टेस्ट करते हैं तो f रेशियो में ही मेजर करते हैं। तो MSAB MSW इज सिग्निफिकेंट, ये क्या वैल्यू है, ये इंटरैक्शन वैल्यू है किसकी, MSW, W का मतलब विद इन ग्रुप। विद इन ग्रुप होता है एक ही ग्रुप पर आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को टेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी ट्रीटमेंट कंडीशंस है उसको एक ही ग्रुप को अलाउ दे रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज योर विद इन ग्रुप। बिटवीन ग्रुप में आपके हर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग ग्रुप होता है, तो अगर बिटवीन ग्रुप का होता ये तो MSB होता। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें सिग्निफिकेंट आया है इंटरैक्शन, ये इंटरैक्शन को ही शो कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, interaction effect is significant because this shows the significant। A और B का interaction दिखा रहा है, ये जो है sum of interaction A and B, तो ये जो interaction है इसकी बात हो रही है यहाँ पे, so your answer would be A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, परसेंटेज में पूछा जा रहा है यहाँ पे कॉमन वेरिएंस अगर शेयर हो रहा है परसेंटेज की टर्म्स में, तो जो 2 वेरिएबल्स हैं उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करिए, ज़्यादा से कम में। तो अगर आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 70% हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 60 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 50 और फिर 40 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 3124, क्योंकि परसेंटेज के उसमें पूछा गया है तो इसको हम लोग पहले परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो आंसर वुड बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मैच द फॉलोइंग से है। इसमें जो लिस्ट 1 है दैट इज रिलेटेड टू डिजाइन, दूसरा जो है उसके फीचर्स हैं। तो ब्लॉक डिजाइन का क्या मतलब होता है, ब्लॉक डिजाइन का मतलब होता है कि आप होमोजेनाइटी के बेसिस पे आपने जो आपके पास डेटा है, सैंपल है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको होमोजेनस आपका होता है, उसके बेसिस पे 2 सबसेट बना लेते हैं
फिर उनके ऊपर जितनी भी ट्रीटमेंट कंडीशंस होती हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो इसमें मेनली मैचिंग करते हैं, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स हैं जो इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, वो इफेक्ट ना डालें, इसलिए आप सिमिलर बिल्कुल एज इट इज सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करके मैच कर देते हैं सब्जेक्ट्स को। फैक्टोरियल डिजाइन में याद रखिएगा इंटरैक्शन इफेक्ट देखा जाता है मेनली, कि दो वेरिएबल्स कितना इंटरैक्ट करके उनका इंटरैक्शन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना पड़ रहा है, दोनों साथ में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। और रिपीटेड अगर कोई वर्ड आया है किसी डिजाइन में, रिपीटेड मेजर, इट मीन्स कि वहां पर एक ही सब्जेक्ट है विद इन वाला, एक ही ग्रुप है जिस पर सारे जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं, ट्रीटमेंट है, उस पर वो एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं। इफ दिस वर्ड कम्स रिपीटेड, it means there is only one group that would be administered all the experimental conditions। फिर टाइम सीरीज में आपको पता है टाइमली होता है, कुछ टाइम टू टाइम जो स्टडी चलती है वो होता है। तो अब देख लेते हैं ईच सब्जेक्ट पार्टिसिपेट्स अंडर ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो अभी हम लोगों ने ये बात किया कि जो सब्जेक्ट है वो सारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को उसके ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये C का 1 हो जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंट्स विद मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सब्जेक्ट्स मैच्ड ऑन सम एक्सटेनियस वेरिएबल रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपका A का 3 ब्लॉक डिजाइन हो जाएगा। फिर स्टडीज द सेम डिजाइन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट ऑन सेवरल ओकेजन मतलब कुछ थोड़े दिन बाद अलग अलग टाइम पर, तो ये आपका D का 4 हो जाएगा। फिर सुटेबल फॉर स्टडीइंग द इंटरैक्शन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर इंटरैक्शन को स्टडी करना है तो फैक्टोरियल डिजाइन, तो B का 5 हो जाएगा। अब हम लोग आंसर देखते हैं। B का 5 2 है और A का देख लेते हैं क्या है। A का 3 है, क्योंकि 3 है हमारा, इन दोनों में से ही आंसर होगा, या तो B या तो D, क्योंकि B का 5 हमें बिल्कुल क्लियर पता है। फिर A का 3 भी हो गया। फिर C का या तो 4 होगा या 1 होगा। लेट्स चेक। तो ब्लॉक डिजाइन हमारा क्या था, 3 था। C सिंगल फैक्टर रिपीटेड मेजर है, हमारा जो रिपीटेड वाली थी वो C का हो जाएगा 1। ईच सब्जेक्ट पार्टिसिपेट अंडर ऑल एक्सपेरिमेंट कंडीशन, तो C का 1 हमारा आंसर हो जाएगा D। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग वाला है। इसमें रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन है। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में आप जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट होते हैं, वो रैंडमली जो है, जो आपके सबसेट्स होते हैं उसमें आप एडमिनिस्टर करते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन इंटरैक्शन की स्टडी करता है। रिपीटेड मेजर्स भी आपको अब पता है कि उसमें सारे जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट को, उसमें आप जो है सारे सब्जेक्ट्स, एक ग्रुप है उसके सारे सब्जेक्ट्स, या एक जो आपका विद इन ग्रुप है जो एक ही ग्रुप है, एक ही सब्जेक्ट है, उस पे सारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को आप टेस्ट करते हैं। फिर डिजाइन विद अ कोवेरिएट, इसमें आपको स्टैटिस्टिकल कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो आंसर D का 4 हो जाएगा, C का आपका 1 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा। सो B का 3, C का 4, तो आपका आंसर इसमें भी D ही रहेगा। अब हम लोग एक कॉम्प्रीहेंशन वाला भी कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और ज़रूर आते हैं। तो देखते हैं। फिर अ रिसर्चर इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक रिसर्चर है जिसने एक हाइपोथेसिस बनाई रिवॉर्ड सिस्टम की, कि वो फास्ट रिएक्शन जो होगा, रिवॉर्ड सिस्टम अगर आप देते हैं, कोई जल्दी रिएक्शन करता है उसके लिए, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव करेगा। अगर आप कोई कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन इट, कि आप पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। तो क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉम्प्रीहेंशन में कहाँ पे आपके आंसर हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इसमें हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक पूछी गई है कि क्या टेक्निक इसमें यूज़ की जा सकती है मीन डिफरेंसेस को जानने के लिए, या फिर हम लोग देख लें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की इस स्टडी से क्या कंक्लूजन निकल सकता है उसके बारे में पूछा गया हो, या असर्शन रीजनिंग में देखा गया हो कि जो टाइम अलॉट हुआ था रैंडमली उससे रिलेटेड। तो पहले आप सारे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें,
उसके बाद अगर आप फिर स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कॉम्प्रिहेंशन में कि क्या चीज़ देखना है। जैसे आपका हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइपोथेसिस की बात हो रही। नाउ यू विल फोकस ऑन इट, बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे इस पे। तो रिसर्चर की क्या हाइपोथेसिस है कि रिवॉर्ड सिस्टम जो फास्ट रिएक्शन करेगा उसके लिए अगर रिवॉर्ड दिया जाएगा तो ये रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव करेगा। फिर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए 40 सब्जेक्ट्स को किया गया जिनकी एज रेंज 25 to 35 थी। तो हमारा सब्जेक्ट 40 है। अब अगर आप देखें कि उसकी एज रेंज है लेकिन एज का कहीं पे कोई क्वेश्चन इस तरह से था नहीं, अभी हम लोगों ने जो चेक किया तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट ही मेजर्ड द सिंपल रिएक्शन टाइम विदाउट द रिवॉर्ड सिस्टम। फिर सारे जो स्टैंडर्ड मेजर होते हैं रिएक्शन टाइम के, उसके बाद उसने जो सिंपल रिएक्शन टाइम थे जिसमें रिवॉर्ड सिस्टम नहीं दिया गया था वो सारे रिस्पोंडेंट का मेजर किया गया। फिर उसके बाद जब फिर ट्रायल हुआ तो उसमें जो टाइम इंटरवल था उसमें जब सिग्नल दिया गया कि आप रेडी हो जाइए, आपका जो टास्क आने वाला है जिसमें आपको रिएक्शन देना है वो आने वाला है, और जो ऑनसेट ऑफ स्टिमुलस था जो आपका टास्क था उनके बीच में जो डिस्टेंस था टाइम का वो 2 to 5 सेकेंड्स था। मान लीजिए ये सिग्नल आया कि अभी आपका टास्क आने वाला है रिएक्शन के लिए और ये ऑनसेट ऑफ स्टिमुलस था, तो इनके बीच में जो टाइम इंटरवल था 2 to 5 सेकेंड्स का था। तो ये इसमें इतना वेरिएशन था टाइम सेकेंड में। फिर ये पहला पार्ट था स्टडी का। फिर दूसरे में उन्होंने क्या किया, द रिवॉर्ड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड द सिंपल रिएक्शन टाइम वॉज मेजर्ड। अब इस टाइम क्या किया, रिवॉर्ड सिस्टम दिया, जब फास्ट रिएक्शन हुआ तो उसको रिवॉर्ड दिया गया, तो उसमें फिर उसके बाद टाइम को मेजर किया गया। तो द मीन रिएक्शन टाइम बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम वॉज, जब रिवॉर्ड सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था to 210 मिली सेकेंड्स था, और जो मीन रिएक्शन था जब रिवॉर्ड सिस्टम दे दिया गया था तो 250 मिली सेकेंड्स था। और दोनों मीन के बीच में जो डिफरेंस आया था वो सिग्निफिकेंट था। उन्होंने फाइंडिंग भी दे दिया, ये आपकी फाइंडिंग है कि मीन जो था सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था। अगर मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो ये आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करा रही है। जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है। तो दोनों हाइपोथेसिस साथ में चलती है। रिसर्च हाइपोथेसिस जो आपने मान के चला है कि इस वेरिएबल का, एक वेरिएबल का दूसरे पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, डिफरेंस आएगा दोनों वेरिएबल में। लेकिन नल हाइपोथेसिस कहती है कि दो जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट नहीं है, इक्वल हैं, और ये इक्वल नहीं मानती है। तो अगर डिफरेंस आ जाता है तो रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। अगर डिफरेंस नहीं आता है, आपका मान लीजिए सिग्निफिकेंट नहीं आया, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई। तो अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इन द अबव स्टडी द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस इज कोरिलेशनल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल और नल। नल तो नहीं है क्योंकि आपका ये सिग्निफिकेंट भी आ गया है और वहां पे एक आपको मेन डिफरेंस दिखा रहे हैं। फिर कोरिलेशनल भी नहीं है, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हो सकती है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, वन वे हाइपोथेसिस होती है, जिसमें आप एग्जैक्टली बता देते हैं कि किसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह से आप एक डायरेक्शन दे देते हैं। नॉन डायरेक्शनल में आपको पता होता है कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे पर पड़ेगा, पर अच्छा बुरा ये नहीं आप बताते हैं। तो जैसे अगर हम ये वाला देखें तो जो रिवॉर्ड सिस्टम था ये जो है इम्प्रूव करेगा रिएक्शन टाइम को। आपने एक डायरेक्शन बता दिया कि रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बता दिया, तो ये आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाएगी। तो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक कैन बी यूज्ड। अगर मीन डिफरेंसेस को अगर हमें देखना है तो कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका एक तो रिपीटेड मेजर हो जाएगा। रिपीटेड मेजर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, एक ही ग्रुप बना है और उसमें ही पहले बिना रिवॉर्ड के रिएक्शन टाइम मेजर किया गया, फिर उसके बाद रिवॉर्ड के साथ, इसी पर दोनों सिचुएशन को एडमिनिस्टर किया गया। तो रिपीटेड मेजर तो हो गई। दूसरा आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें दो ग्रुप होते हैं,
तो आपका आंसर हो जाएगा 2 and 4. योर आंसर वुड बी 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इससे हमें क्या, इसमें हमको क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड। द रिसर्चर रिजेक्ट नहीं हुई है क्योंकि रिजेक्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया है, पार्शियली भी नहीं हुई है, 0.01 लेवल पे हुआ है, ये पार्शियली सिग्निफिकेंस नहीं होता है, और हाइपोथेसिस नहीं, इनएडिक्वेट भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा ए, क्योंकि आपकी हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट है और एक्सेप्ट हो गई है रिसर्चर की हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। असर्शन है, इन द अबव स्टडी द 4 पीरियड्स वर रैंडमली वेरीड। रैंडम था, कभी 2 सेकेंड पे दिया गया रिवॉर्ड, कभी 4 पे, कभी 5 पे, 2 to 5 सेकेंड का वेरिएशन था। जो सिग्नल ऑनसेट हो रहा था और रिवॉर्ड को प्रेजेंट किया जा रहा था, उसकी बात हो रही है। फिर रैंडम वेरिएशन ऑफ द 4 पीरियड्स रिड्यूसेस द फॉल्स रिएक्शन, और इसकी वजह से जो फॉल्स रिएक्शन हो रहा था उसमें बहुत कमी आई थी, क्योंकि 2 सेकेंड्स पे भी रिवॉर्ड मिल सकता था, 4 पे भी मिल सकता था, 5 पे भी, तो बहुत एग्जैक्ट रिवॉर्ड रिस्पॉन्स देना था, रिएक्शन देना था, और इसकी वजह से रैंडम वेरिएशन हुआ था, इसकी वजह से फॉल्स रिएक्शन में कमी आई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर वुड बी ए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे MCQs अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये यूज़फुल हो, उनके भी एग्ज़ाम में यूज़फुल हो। और हम लोग आगे भी पहले स्टैट्स के भी बनाएंगे, और भी जो भी टॉपिक्स हैं उस पर हम MCQs को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़रूरी MCQs हैं डिस्कस करना, इनसे आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप MCQs को सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।